नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मुरली मनोहर है। मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ। मेरा यूजी BA MS है और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन योग में किया हुआ है। इसके साथ साथ हम पंचकर्म के क्षेत्र में भी लगातार काम कर रहे हैं। मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो न्यूरो स्पाइन, इनफर्टिलिटी और लाइफस्टाइल डिजीजेज है, जैसे कि अस्थमा हुआ है, एटोपिक डर्मेटाइटिस हुआ, या और भी एलर्जी से संबंधित जो कंप्लेन है, या ऑटो इम्यून डिजीज जो भी हैं उसके बारे में हम लोग या उसके क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। आज एक महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग बात करने के लिए आए हैं, जो है टॉपिक एलर्जी के बारे में। एलर्जी क्या है और एलर्जी किन कारणों से होता है, ये एक मेजर क्वेश्चन होता है हमारे पेशेंट का कि डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब एलर्जी क्या है। देखिए, हमारे शरीर में कई तरह की कोशिकाएं हैं, जिसमें से एक होता है मास्ट सेल, और जब मास्ट सेल हिस्टामिन को ज्यादा रिलीज करने लगता है तो हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन आते हैं, सूजन आती है, और साथ में उसके बहुत सारे कंप्लेंट्स डेवलप होते हैं, जिसको हम लोग एलर्जी का नाम देते हैं। अब ये एलर्जी जहां भी हो, मतलब सांस के रास्ते में हुआ तो उसको ब्रोंकाइटिस बोलेंगे, या आपका स्किन में हुआ तो डर्मेटाइटिस बोलेंगे, अर्टिकेरिया हुआ, अलग अलग जगहों के हिसाब से इसके अलग अलग नाम है। पर जो बेसिक फिजियोलॉजी होती है वो ये होता है कि हिस्टामिन का सिक्रेशन ज्यादा होने लगता है, मास्ट सेल हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, और जिससे कारण एलर्जी फॉर्म। देखिए, एलर्जी का होना इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका बॉडी किसी भी फॉरेन बॉडी के प्रति या फॉरेन ऑब्जेक्ट के प्रति किस तरह से रिएक्ट करता है। उदाहरण के तौर पर हर एक इंसान बाजार में घूम रहा है, किसी को मिर्चे से एलर्जी है, किसी को धूल से एलर्जी है। तो ये है कि जब धूल या पोलन ग्रेन या मिर्चे का टेस्ट या कोई खास तरह का स्मेल जब हमारे बॉडी में जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर की जो कोशिकाएं हैं वो किस तरह से रिएक्ट करती हैं। यदि वो रिएक्ट नहीं करती तो कोई एलर्जी डेवलप नहीं होता, पर यदि कोई हाइपर एक्टिव हो गया, ज्यादा रिएक्शन हो गया वहां पे, और वो फिर वहां पे हिस्टामिन सिक्रेशन करता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, तो पेशेंट को तकलीफ होती है, और तब फिर वो एलर्जी के रूप में आता है। हम जिस क्षेत्र में प्रैक्टिस करते हैं, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो एलर्जी का केस देखने को मिलता है वो होता है डस्ट एलर्जी, और ठंडे पानी या ठंडी एटमोस्फेयर के कारण से जो एलर्जी डेवलप होता है, ये ज्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद कपड़े से एलर्जी, ज्वेलरी से एलर्जी, चप्पल या लेदर से एलर्जी, ये भी देखने को मिलते हैं, बट इसके केसेस कम होते हैं। ऐसे बनस्पत की धूल से, धूप से या ठंडे पानी से एलर्जी के जो कंडीशन होते हैं उसके। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है कि एलर्जी के कारण पूरा बॉडी ही प्रभावित होता है, क्योंकि ये सीधे इम्यून सिस्टम और सेल का फॉरेन बॉडी के प्रति रिएक्शन कैसा है उस पर डिपेंड करता है। अब हो सकता है किसी को आंख है, आंख में इन्फेक्शन हो गया या आंख की एलर्जी है, बार बार इसको प्रभावित कर रहा है। किसी को नाक का प्रॉब्लम होता है तो राइनाइटिस होता है, किसी को चेस्ट का होता है तो अस्थमा होता है, किसी को पेट की प्रॉब्लम बनती है, किसी को स्किन की प्रॉब्लम बनती है। तो ये किस अंग को प्रभावित करता है ये बता पाना मुश्किल है, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। पर इंडिया में या फिर जिस क्षेत्र में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली चेस्ट और स्किन ये ज्यादा प्रभावित होते हुए देखा जाता है, बट होता है ये पूरे बॉडी में किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। क्या एलर्जी एक कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली का संकेत है, और ये कैसे विकसित होता है? देखिए, कंडीशन है कि कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र, और कई बार क्या होता है हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, यानी हमारी इम्यूनिटी यदि ज्यादा ही रिएक्टिव हो गई तो उस कंडीशन में क्या है कि जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस है या ऑटो इम्यून डिजीज होता है, जहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और कई बार क्या है कि बहुत ज्यादा कमजोर हो गया तो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा है। दोनों ही कंडीशन बुरा है। न्यूट्रलाइज स्टेज में रहना चाहिए हमारी इम्यूनिटी को, ताकि वो हमारे बॉडी की रक्षा कर सके। ज्यादा होगा तो भी कम दिक्कत है, और कम हो जाएगा तो भी दिक्कत है। और ये एलर्जी कैसे विकसित होता है? देखिए, एलर्जी कैसे विकसित होता है, इसके कॉज तो अभी तक इडियोपैथिक है, पर हमने जहाँ तक अपने प्रैक्टिस में देखा है कि गलत लाइफस्टाइल और गलत तरह के वर्कआउट होने से, फिजिकल वर्कआउट कम होना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होना, और साथ में आपका ओवरऑल जो मेंटल थिंक है, मतलब जो मेंटल हेल्थ है, वो यदि गड़बड़ होता है तो भी एलर्जी कॉज होता है। क्योंकि अस्थमा के केसेस में जनरली जब भी चेस्ट को ट्रीट किया जाता है तो पेशेंट में कई बार देखा गया कि उसके एपिसोड्स आते हैं, पर यदि माइंड को भी ट्रीट किया जा रहा है साथ में, तो वहां पे आपको एलर्जी फील होते हुए दिखता है। यानी एलर्जी शरीर का तो शरीर के कारण तो होता ही होता है, पर मन भी इसमें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, और ट्रीटमेंट साइकोसोमेटिक तरीके से जब किया जाता है तो फिर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। यानी मन को भी ठीक करना है, शरीर को भी ठीक करना है, दोनों को ठीक करेंगे तो पेशेंट प्योर डेवलप होता है, अदरवाइज सप्रेशन ही मिलता है। एलर्जी अनुवांशिक या पर्यावरणीय समस्याओं की वजह से होता है। हाँ, ये दोनों ही तरह से हो सकता है, अनुवांशिक भी हो सकता है और पर्यावरण के कारण भी हो सकता है, और ये दोनों ही वजह है। बट अपने यहाँ अभी जो देखने में मिल रहा है वो आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर ज्यादा है,
और अनुवांशिक वाला थोड़ा कम है। एलर्जी के लक्षण क्या है? देखिए, एलर्जी का जो लक्षण है वो कौन से ऑर्गन को प्रभावित कर रहा है और किस चीज से एलर्जी हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई ऐसी लेडी है जो काम कर रही है किचन में और वहाँ पे एटमोस्फेयर काफी गर्म है, सडन गई ठंडे पानी से नहा ली और उसके बाद उनके बॉडी में आर्टिकेरिया आ गया, तो ये हीट के चेंज होने से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे स्किन प्रभावित हो रहा है, तो स्किन में चकत्ते आने, फुंसियां आने, फोड़े आने, ये दिखता है। अभी गर्मी का सीजन है, अब गर्मी के सीजन में क्या है कि एटमोस्फेयर जैसे आपका गीला हो रहा है या पसीना ज्यादा हो रहा है, ऐसे में फुंसियां शरीर पर निकलती हैं, घमौरियां निकलती हैं, ये भी एक एलर्जी का ही टाइप है। और कई बार चेस्ट में सांस लेने में तकलीफ होना, पेट में भी कई बार एलर्जी होता है कि किसी खास तरह के फूड को खाने के बाद पेशेंट को तकलीफ होती है। तो ये एलर्जी वास्तव में कहाँ हो रही है उसके हिसाब से लक्षण आते हैं, पर मेजर लक्षण ये है: खुजली होना, ड्राइनेस होना, इन्फ्लामेशन होना, उल्टी होना, नौजिया आना, चक्कर, ये सब जो सिम्टम है ये कॉमनली है। एलर्जी किसी को है तो कैसे हम उसको डायग्नोस करेंगे? देखिए, एलर्जी में सबसे खास बात क्या है कि किसी को फर्स्ट टाइम खांसी हुआ तो एलर्जी नहीं माना जाएगा, पर यदि बार बार ट्रीटमेंट लिया, परहेज कर रहा है, उसके बाद भी बार बार बीमारी रिपीट कर रही है, तो वहां पर होता है कोई ना कोई ऐसा एक मोस्ट प्रोबेबल कॉज है जो इस डिजीज को बार बार जनरेट कर रहा है, बार बार पैदा कर रहा है। तब उसमें एलर्जी का ट्रीटमेंट करना या एलर्जी का डायग्नोसिस कराना, उसके इन्वेस्टिगेशंस कराने जरूरी हो जाते हैं। या कई बार पेशेंट बोलते हैं कि सर मैं फला चीज खाता हूँ तो मुझे ये तकलीफ आती है। जैसे रोमेटिक पेशेंट हैं, वो बोलते हैं कि सर जब डंप वेदर होता है, मौसम धुंधला होता है, बारिश वाला होता है, नमी वाला होता है, तो मेरे बॉडी में सूजन आ जाता है। तब वहां पे देखना पड़ता है कि ये जो कंडीशन ये बता रहे हैं कि इस कंडीशन में ही इनकी डिजीज एग्रावेट करती है, मतलब इन्हें इस तरह की चीजों से एलर्जी है। तो कई बार पेशेंट अपने कंप्लेन या केस को देते समय ही बता देते हैं किस चीज से एलर्जी है, और कई बार पेशेंट को समझ में नहीं आता कि वास्तव में एलर्जी मुझे किस चीज से हो रही है। डस्ट से हो रहा है, धूल से हो रहा है, धूप से हो रहा है, ठंडे पानी से हो रहा है, किसी को बिस्तर से होता है, किसी को अपने जानवर से, अपने पेट से, कुत्ते के स्किन के फर होते हैं उससे या उनके स्मेल से, इस तरह से भी एलर्जी हो जाती है। तो यदि कोई डिजीज बार बार रिपीट कर रहा है तो उसमें एलर्जी एक कॉज हो सकता है। इस तरह का हिस्ट्री देखने के बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में सोचते हैं। प्रश्न अगला है कि एलर्जी के लिए घरेलू उपाय क्या है? देखिए, एलर्जी एक कोई साधारण या छोटी बीमारी नहीं है, इसके लिए कोई एक नुस्खा या एक फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सके। देखना पड़ता है कि एलर्जी किस चीज से है। जो चीज आपको एलर्जी पैदा कर रहा है, सबसे पहला तरीका है कि उससे अवॉइड करें, उसे हटा दें। जब वो हट जाएगा या उस चीज को हटा दिए, रूल आउट कर दिए, फिर उसके जो काउंटर में या उसका जो है उस तरह की चीजों को ठीक करने वाली जो चीजें हैं उस तरह का घरेलू उपचार लेना चाहिए। यानी घरेलू उपचार के लिए भी आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर का ही सलाह चाहिए होगा। पर जनरली यदि मोटा मोटी पूछे कि एलर्जी के लिए क्या है, तो देखना होता है कि आपके डाइट में क्या है, किस चीज से एलर्जी हो रहा है, उसको यदि आप रूल आउट करके फाइंड करके उसे आप बंद कर देते हैं या उससे परहेज कर लेते हैं, वो आपके लिए एक अच्छा घरेलू नुस्खा है। और दूसरा, एक टर्मरिक का प्रयोग भी आपको हेल्प करता है। अब है कि आपको एलर्जी टेस्ट कब करानी चाहिए? देखिए, एलर्जी टेस्ट कब करानी चाहिए, इसके लिए कि जब डॉक्टर आपको रिकमेंड करे, या कोई ऐसी बीमारी जो बार बार रिपीट करके आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है और उसके चलते आपका लाइफ हेक्टिक होता जा रहा है, वैसे कंडीशन में आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही अपना एलर्जी टेस्ट कराएं। ठीक है, एलर्जी टेस्ट कितने प्रकार का होते हैं? देखिए, सामान्य तौर पर एलर्जी टेस्ट दो तरह का होता है। एक स्किन की जांच की जाती है और दूसरा खून की जांच की जाती है। अब स्किन की जो जांच की जाती है उसमें है कि पैच के टेस्ट होते हैं, स्किन के टेस्ट होते हैं, वो अलग अलग है, वो आपको डॉक्टर बताएगा। पर जनरली जानिए दो तरह के होते हैं, एक खून के द्वारा जांच होता है, एक स्किन के द्वारा जांच होता है। ठीक है, अब है कि एलर्जी परीक्षण के बारे में बताएं। देखिए, ये बहुत सिंपल है, बिल्कुल पेनलेस है, कोई तकलीफ नहीं होती है आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर जो टेस्ट सजेस्ट करते हैं वो आपका पैथोलॉजी वाला अच्छा पैथोलॉजी लैब है, जिससे यहाँ पे ज्यादातर ये अपना अच्छा प्रोवाइड करते हैं। और इनका क्योंकि स्पेशलाइजेशन ये एलर्जी क्षेत्र में है, इसलिए फिर वहाँ पे ये लोग अच्छे से इसको प्रोवाइड कर देते हैं और कर लेते हैं। ठीक है, जीरत पैथ लैब से जुड़ा हो। देखिए, मेरा तो जुड़ाव इसके साथ 2011 से ही है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आने लगे, इन्वेस्टिगेशंस काफ़ी अच्छे होने लगे। इसके कारण मेरा ट्रस्ट इस पर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया। इनका जो मिशन है एलर्जी के बारे में, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि जब पेशेंट को एलर्जी होती है तो पेशेंट कहीं मतलब एलर्जी के बारे में उतना जानकारी नहीं है तो वो स्टेरॉयड या कुछ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग स्टार्टिंग से ही शुरू कर देते हैं और फिर क्या होता है कि सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, यानी किसी से दिखाना नहीं, कुछ नहीं,
प्रॉब्लम हुई, दुकान पर गए, सीधे मेडिसिन खरीदा और खा लिए। फिर जब ये लंबे समय तक स्टेरॉयड इंड्यूस्ड डिजीज स्टार्ट होते हैं, तब उन्हें लगता है कि यार डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन ये जो संस्था है, इसने जो अवेयरनेस का काम शुरू किया, ताकि पेशेंट अब स्टार्टिंग में ही जान जा रहे हैं कि मुझे एलर्जी हो रही है, और वो हम लोगों के पास से कांटेक्ट करते हैं या फिर कहीं किसी और डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं। और जब उन्हें एलर्जी में मतलब ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक होते हैं, तो हमें भी संतोष होता है कि चलो पेशेंट हमारा सही हो रहा है। और पेशेंट का भी है कि मैं एलर्जी के बारे में जान गया और मैं ठीक हो गया, तो इससे काफ़ी संतोष होता है और ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी है। और अच्छी चीज़ है कि जितना ज़्यादा, चूँकि देखिए कोई भी संस्था यदि एक खास तरह की चीज़ों के लिए डेडिकेटेड है, जैसे एलर्जी के लिए ये डेडिकेटेड है, तो ये अपने सारे इक्विपमेंट, सारे मशीन, सब कुछ उस तरह से डिजाइन है, जिनके यहाँ सारी चीज़ें फैसिलिटीज अवेलेबल है और ये काम कर पाएंगे। तो यही अपने आप को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर देंगे, तो फिर इनकी क्वालिटी जो है वो डायलूट हो जाती है। इसलिए हमारी सबसे अच्छी बात है कि इनका जो मेन फोकस एलर्जी है, उससे ये अभी तक हटे नहीं है। यानी 2011 से जब से मैं इनको जान रहा हूँ, ये लगातार इस फील्ड में काम कर रहे हैं और इनकी एक्यूरेसी दिन पर दिन और अच्छी होती जा रही है, इनका सर्विस और अच्छा होता जा रहा है। ये हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है। और साथ में एक अच्छी बात ये है कि रिपोर्ट और पेशेंट का केयर दोनों ही चीज़ें अच्छा है। इनके स्टाफ या जो भी है, मतलब पैन इंडिया की बात करें, क्योंकि पेशेंट हम लोग पास कांटेक्ट करते हैं जो बाहर से भी हैं, बोलते हैं इनका स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा है, रिपोर्ट भी समय से मिल जाता है। ये काफ़ी संतोषजनक है और इसके कारण मैं रिकमेंड करूँगा कि यदि आपको एलर्जी की समस्या है और आप कोई इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं, तो आप अपने नियरेस्ट साइट में आप सर्च करके देख लीजिए, जीरथ पैथ लैब से अपना इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं और एक अच्छा रिपोर्ट आप ले सकते हैं।